लत एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान उस लत से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लत को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज की कहानी में एक लड़की सोशल मीडिया के लत में कुछ इस तरीके से घिर जाती है कि वो कभी इससे बाहर ही नहीं निकल पाती है और इसी लत की वजह से एक दिन उस लड़की की जान भी चली जाती है और उसके साथ उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान का एक शहर पड़ता है जयपुर और इसी जयपुर का एक थाना पड़ता है आमेर। आमेर थाने का ही एक इलाका पड़ता है जयसीपुरा। जयसीपुरा के रहने वाली रेशमा मंगलानी, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, उसके पति का नाम अयाज अंसारी, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल। रेशमा मंगलानी अपने पति के साथ किसी विवाद की वजह से अपने माता पिता के साथ इसी जयसिंहपुरा में रहती थी। बात कर रहा हूं मैं 20 जनवरी 2020 की सुबह के 10 बजे के आसपास। रेशमा मंगलानी अपने 2 महीने के बच्चे को घर पे छोड़ करके और अपने पति अयाज अंसारी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। सुबह 10 बजे अपने स्कूटी लेके घर से तो निकलती है, शाम का वक्त हो जाता है, रात भी हो जाता है, लेकिन रेशमा मंगलानी वापस अपने घर ही नहीं आती है। रेशमा मंगलानी के पिता उसके नंबर पे कई बार फ़ोन करते हैं लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। फिर रेशमा मंगलानी के पिता उसके पति अयाज अंसारी के नंबर पे जब फ़ोन करते हैं, अयाज अंसारी फ़ोन तो उठाता है लेकिन कहता है कि वो मेरे घर आई तो थी, लेकिन रात के करीब 9 बजे के आसपास वो वापस यहाँ से चली गई। लेकिन रेशमा मंगलानी के पिता कहते हैं कि वो घर ही नहीं आई है। अब इधर रेशमा मंगलानी के पिता भी उसकी तलाशी कर रहे हैं, उधर अयाज अंसारी भी अपनी पत्नी की हर जगहों पर तलाशी करता है। पूरी रात बीत जाती है लेकिन रेशमा मंगलानी घर वापस नहीं आती है। फिर पड़ोसियों की सलाह पे ही रेशमा मंगलानी के पिता जा करके आमेर थाने में रेशमा मंगलानी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो रेशमा मंगलानी के पिता तुरंत ही रेशमा मंगलानी के पति अयाज अंसारी के ही नाम बता देते हैं। अब चूंकि नाम रजिस्टर्ड किया जाता है, इसीलिए पुलिस अयाज अंसारी को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो अयाज अंसारी कहता है कि साहब कल वो मेरे पास आई तो थी, लेकिन रात के 9 बजे के आसपास वापस वो घर चली गई थी। लेकिन रात के लगभग 10 बजे के आसपास रेशमा मंगलानी के पिता का मेरे पास फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे कि रेशमा मंगलानी कहाँ है। जब उन्होंने बताया तब मुझे पता चला कि रेशमा मंगलानी भी घर नहीं पहुँची है। तब से मैं भी रेशमा की हर जगहों पर तलाशी कर रहा हूँ। जब पुलिस रेशमा मंगलानी के पिता से रेशमा के बारे में पूछताछ करते हैं तो रेशमा मंगलानी के पिता कहते हैं कि साहब वो करती तो कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत काफ़ी एक्टिव रहती है। उसने फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपने अकाउंट आईडी बना रखा है। उस पर अक्सर वो अपना फ़ोटो और वीडियोज़ डालते रहती है और अपने स्कूटी लेकर के अपने दोस्तों यारों से मिलते जुलते इधर उधर घूमते रहती है। पुलिस को लगता है कि शायद इसमें सोशल मीडिया का ही कोई एंगल है, शायद कोई उसका लवर हो जिसने इस काम को अंजाम दिया हो। रेशमा मंगलानी के पिता जो अपने एरिया के बहुत ही रसूखदार व्यक्ति थे, इसीलिए पुलिस भी इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस जब रेशमा मंगलानी के मोबाइल नंबर मांगती है, उसका सीडीआर निकाला जाए ताकि पता चले कि आखिरी बार रेशमा से आखिरी बार किसकी बात हुई है। जब पुलिस रेशमा का सीडीआर मंगाती है, इससे पहले कि उसकी सीडीआर चेक करे, पुलिस के पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है जिसमें वो व्यक्ति कहता है कि साहब जयपुर दिल्ली रोड के माता मंदिर के सामने झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत ही उस घटनास्थल पर पहुंचती है और जब एरिया में आस पड़ोस में जब छानबीन करती है तो देखती है कि वहां पे एक स्कूटी भी पड़ा है। जिस लड़की की जिसने हत्या किया था उसने उस लड़की की पहचान मिटाने की भरपूर कोशिश किया था, इसीलिए उस लड़की की पहचान भी नहीं हो रही थी। लेकिन उसी स्कूटी के माध्यम से पुलिस तुरंत ही रेशमा के माता पिता को इस बात की खबर देती है और घटनास्थल पर बुलाती है। जब माता पिता घटनास्थल पर पहुंचते हैं, रेशमा के पति अयाज अंसारी भी जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो तुरंत ही रेशमा की पहचान कर लेते हैं। पुलिस तुरंत ही रेशमा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि रेशमा की किसी ने गला दबा करके हत्या की है और हत्या करने के बाद उसके सर पे किसी भारी चीज़ से वार करके और उसका पूरे चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। पुलिस जब इस केस की छानबीन करती है, फिर से उसके माता पिता से जब पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो रेशमा के माता पिता फिर से उसके पति अयाज अंसारी के ही नाम बताते हैं।
अयाज अंसारी को फिर पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, उससे पूछताछ करती है। लेकिन अयाज अंसारी इस बार भी वही जवाब देता है जो पिछली बार जवाब दे चुका था। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए उसका सीडीआर चेक करती है और जब एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है तो उससे साफ खुलासा हो जाता है कि जिस वक्त लास्ट लोकेशन रेशमा मंगलानी का जहां का दिखा रहा था, वहीं का लास्ट लोकेशन उसके पति अयाज अंसारी का भी दिखा रहा था। जिस रास्ते से ये उस रोड में मंदिर के सामने पहुंची थी, सीसीटीवी फुटेज में अयाज अंसारी भी दिखता है। पुलिस तुरंत ही इन सारे सबूतों को अयाज अंसारी के सामने रख करके और सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार अयाज अंसारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है तो उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। अयाज अंसारी बताता है कि साहब, मैं भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा दीवाना था। मैं भी सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक पे और यूट्यूब पे अकाउंट आईडी बना रखा था। अक्सर मैं भी सोशल मीडिया पे अपना फ़ोटो और आईडी पोस्ट किया करता था। एक दिन मैंने जब रेशमा का फ़ोटो मैंने देखा, वो मुझे काफ़ी बेहद पसंद आई। मैंने उसके फ़ोटो को लाइक करने के साथ साथ मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा। जब मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो रेशमा ने तुरंत ही मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया और उसके बाद से हम दोनों के उसी सोशल मीडिया के माध्यम से चैटिंग शुरू हो गया। बात है ये लगभग अक्टूबर 2017 की। अक्टूबर 2017 में लगभग 4 महीनों तक इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से ही चैटिंग होता है और धीरे धीरे चैटिंग कुछ इस तरीके से होता है कि इन दोनों ने एक दिन मिलने का फ़ैसला कर लिया और फिर एक तारीख तय करके हम दोनों मिले भी। लेकिन जब हम दोनों एक दूसरे को पहली बार देखे तो हम दोनों एक दूसरे के पहली नज़र में प्यार कर बैठे। हम दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरीके से पसंद कर बैठे कि उसके बाद से हम दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिए। और उसके बाद से हम दोनों अक्सर एक दूसरे से हर जगहों पे घूमा करते थे। हम दोनों की बात विचारें कुछ इस तरीके से पसंद आ गई। हम दोनों एक दूसरे के इतने काफ़ी करीब हो गए कि हम दोनों ने एक दिन सारे रिश्ते नाते बंधन तोड़ दिए और हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी हो गया। जब हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो गया तो इसके बाद से हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते थे। अक्सर हम दोनों एक दूसरे के से मुलाकात करते थे। जब भी मुलाकात करते थे हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बनता था। फिर हम दोनों ने मिल करके तय किया कि आखिरकार हम दोनों इस तरीके से कब तक अपना समय गंवाएंगे। बेहतर है कि हम दोनों जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर लेते हैं। फिर जब हम दोनों ने अपने अपने घर परिवार वालों से बात किया तो हमारे घर परिवार वाले शादी से बिल्कुल इनकार हो गए। सिर्फ इसलिए इनकार हो गए कि हम दोनों का धर्म अलग था। हालांकि हमारे घर परिवार के लोग खुले मिजाज के हैं, लेकिन फिर भी अभी का जो समय चल रहा है जाति धर्म को लेकर के, इस वजह से वो लोग डर गए और हम दोनों की शादी करने से बिल्कुल मना कर दिए। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के प्रति इतना काफ़ी आगे बढ़ चुके थे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे। फिर हम दोनों ने मिल करके डिसाइड किया और अप्रैल 2018 में अपना घर छोड़ करके जयपुर से और उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आ गए। और फिर गाज़ियाबाद में आ करके हिंदी रीति रिवाज से हमने मंदिर में जा करके शादी कर लिया और उसके बाद से मस्जिद में जा करके हमने मुस्लिम रीति रिवाज से भी निकाह भी कर लिया। और फिर हम लगभग काफ़ी दिनों तक इसी गाज़ियाबाद में। फिर कुछ दिन समय बीतने के बाद जब हमारे घर परिवार वालों को पता चला कि हमने शादी कर लिया है तो आखिरकार उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और अपने घर बुला लिया। लेकिन जब हम गाज़ियाबाद से अपने घर वापस आए तो ना तो हम अपने घर गए और ना ही रेशमा के घर गए, बल्कि हम दोनों ने जयपुर में ही एक फ्लैट लेकर के और वहीं पर हम दोनों रहने लगे। लगभग 2 सालों का समय गुजरा। इन 2 सालों में हमारा एक बच्चा भी हुआ। लेकिन शादी के बाद भी रेशमा कभी भी सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं निकली। वो हमेशा अक्सर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी, अपने कान में लीड लगाए रहती थी और हमेशा अपने फैन से चैटिंग करते रहती थी। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मेरे अक्सर दिमाग में एक चीज़ घूमता था कि जिस सोशल मीडिया के माध्यम से रेशमा मेरे ज़िंदगी में आई है, उसी सोशल मीडिया के सहारे हो सकता है कि एक दिन मुझे छोड़ करके और किसी दूसरे के साथ चली जाएगी। फिर मैंने जब रेशमा को मना किया कि अब ये सोशल मीडिया हम छोड़ देते हैं और अपने अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन रेशमा कहती है कि मैं सोशल मीडिया किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यही मेरी दुनिया है। इस बात से अयाज अंसारी कुछ इस तरीके से तिलमिला जाता है कि रेशमा का मोबाइल छीन करके और तोड़ देता है। अयाज अंसारी बताता है कि इस बात से लेकर के अक्सर हमारे झगड़े होते थे और जब भी मेरा झगड़ा होता था मैं अक्सर रेशमा का मोबाइल छीन करके और उसे तोड़ करके फेंक देता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेशमा जा करके एक नया मोबाइल ख़रीद के लाती और फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाती थी। और झगड़े तकरार एक दिन कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गए कि रेशमा ने एक दिन मेरा घर छोड़ करके बच्चे को अपने साथ लेकर के अपने माता पिता के घर चली गई और फिर अपने माता पिता के घर जाने के बाद तुरंत ही मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया।
जब रेशमा ने मुझे तलाक का नोटिस भेजा तो मुझे साफ कन्फर्म हो गया कि रेशमा अब मेरी ज़िंदगी को छोड़ करके और किसी दूसरे की ज़िंदगी में उतर चुकी है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने एक षड्यंत्र बनाया। मैं रेशमा के घर पे गया और उससे बोला कि मैंने जो भी गलती किया है उसे माफ़ कर दो और वापस मेरे घर चले चलो। रेशमा जब मेरी बातों को सुनी, उसने तुरंत ही मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया और 20 जनवरी 2020 को सुबह 10 बजे के आसपास अपने बच्चे को अपने माता पिता के पास ही छोड़ करके मेरे पास मेरे घर आई। जब मेरे घर पहुंची, हमने पूरा दिन अपने घर में ही बिताया। हमने खाना भी खाया, दोनों ने जम करके बियर भी पिया। लेकिन रात्रि के 9 बजे के आसपास जब रेशमा कह रही है कि वापस मुझे घर जाना है, बच्चा घर पे अकेले है, तो मैंने उससे बोला कि जब हम दोनों अब एक हो ही चुके हैं तो क्यों ना एक बार माता के मंदिर में चल करके और भगवान से भी माफ़ी मांग लेते हैं। इस बात पे रेशमा पहले इनकार करी, लेकिन मैंने जब उसे ज़ोर दबाव दिया तो आखिरकार वो मान ही गई और फिर मैंने उसे ले करके और जयपुर दिल्ली रोड के सामने माता मंदिर में ले करके गया। लेकिन जब मैं माता मंदिर लेके जा रहा था उस वक्त भी रेशमा अपने कान में लीड लगा रखी थी और अपने फैन से चैटिंग कर रही थी। उस वक्त भी मैंने जब उसे मना किया तो रेशमा फिर से भड़क गई और कही कि अभी तुमने माफ़ी मांगा और फिर से वही ड्रामा तुम शुरू कर दिए। मेरा दिमाग कुछ इस तरीके से ख़राब हो गया कि मैंने तुरंत ही उसके गले में अपना हाथ डाल करके और उसका गला दबा दिया, जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। फिर मैंने उसकी पहचान मिटाने के लिए बगल से ही एक पत्थर उठा करके और उसके सर पे काफ़ी बार वार किया, जिसकी वजह से उसके चेहरे का नक्शा ही पूरा बिगड़ गया। और फिर मैंने उसके बॉडी को उठा करके बगल के झाड़ियों में फेंक दिया और उसकी स्कूटी को भी वहीं बगल झाड़ियों में छिपा करके अपने घर चला आया। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अयाज अंसारी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। पुलिस वाले रेशमा के माता पिता से कहते हैं कि काश अगर रेशमा ने सोशल मीडिया को छोड़ करके और अपने शादीशुदा ज़िंदगी में अगर व्यस्त हो गई होती तो शायद आज वो इस दुनिया में जिंदा होती और उसके 2 महीने के बच्चे की भी ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने अयाज अंसारी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।